रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। आपके सामने अल जजीरा की न्यूज़ है कि फिनलैंड ज्वाइंस नेटो। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो नेटो का विस्तार था, क्योंकि रसिया चाहता था कि यूक्रेन के साथ वो अपनी सीमा साझा करता है। तो यदि यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो सीधा नेटो की जो फोर्सेज है, जो उनकी मिलिट्री लाइन्स है, वो रसिया के दहलीज पे आके खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे और यही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का कारण बना। लेकिन इसी बीच अब फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया, जो रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में क्या रसिया फिनलैंड के साथ भी युद्ध शुरू कर सकता है या किसी और तरीके से निपटने की कोशिश करेगा? इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जानेंगे नेटो का क्या रहा इतिहास। तो मेरा नाम है डीसी यादव, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और आप सभी का DCIS पे स्वागत है। तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS को और अपनी तैयारी को एक नया आकार दीजिए। तो बात करते हैं साथियों नेटो के इतिहास की। शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध के साथ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ साथियों, तो आप सभी को पता है कि ये युद्ध दो प्रमुख गुटों के साथ के बीच में लड़ा गया। एक तो मित्र राष्ट्र थे जिसमें फ्रांस, यूके, USA और USSR थे, यानी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ, ये मित्र राष्ट्र थे। जबकि इसमें धुरी राष्ट्र थे जिसमें आपको नाजीवादी जर्मनी, फांसीवादी इटली और इंपीरियल जापान, यानी ये एक तरफ थे, ये एक तरफ थे। इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। और इस विश्व युद्ध के अगर अंत की मैं बात करूं तो यूरोप में अपनी एक के बाद एक जीत तय करता हुआ जर्मनी आगे बढ़ रहा था। हालांकि बाद में USSR ने जर्मनी को हराया और दक्षिण एशिया में जापान एक के बाद एक देशों को विजय करते हुए आगे बढ़ रहा था। अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु हमले करके जापान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद अब इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि अब वर्चस्व किसका होगा, अमेरिका का होगा या सोवियत संघ का होगा। अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर था, तो उसको इस बात की अकड़ भी थी कि आई हैव न्यूक्लियर पावर। उसने जापान को सरेंडर के लिए मजबूर किया था, जबकि USSR ने जर्मनी को हराया था, जिसने पूरे यूरोप में तबाही मचा के रखी थी। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका चाहता था कि मेरा चले, सोवियत संघ चाहता था कि मेरा चले, और दोनों की अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो अलग अलग थी। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, जबकि रसिया साम्यवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के सारे देश पूंजीवादी अपनाएं, जबकि USSR चाहता था कि साम्यवादी। इसी बीच क्या होता है कि इन दोनों गुटों को लेकर आपस में टकराव होता है। जो मित्र राष्ट्र साथ द्वितीय विश्व युद्ध लड़े थे, आज वो अर्थव्यवस्था को लेके और हम बड़े हैं कि हम बड़े हैं इस मुद्दे पे अलग हो जाते हैं। और अमेरिका एक नया गुट बनाता है 4 अप्रैल 1949 को, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि सबसे पहले अमेरिका ही नाटो को बनाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को परमाणु परीक्षण किया था। 6 अगस्त 9 अगस्त को उसने जापान के ऊपर परमाणु हमला किया था। तो परमाणु उस समय सभी के पास नहीं थे, केवल अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर था। तो अमेरिका के साथ इसलिए लोग डर के मारे जुड़ गए, या आप मान लीजिए पूंजीवादी के सपोर्ट में जुड़ गए। इसलिए एक नया संगठन अस्तित्व में आया जिसको हम नेटो के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सामने USSR था वो झुकने को मजबूर नहीं हुआ साथियों। उसने भी 29 अगस्त 1949 को परमाणु परीक्षण किया। उसके जवाब में अमेरिका ने 8 मई 1951 को परमाणु परीक्षण किया। फिर हम पाते हैं 1 नवंबर 1952 को USSR ने परमाणु परीक्षण किया। और यहां से एक दूसरे अपने आप को ताकत बनाने के होड़ में लगे हुए थे। और इसी बीच शुरू होता है कोल्ड वार। कोल्ड वार के बीच में, इन सभी के बीच में साथियों, क्या अब रसिया का कोई गुट नहीं था अगर अमेरिका का नेटो था? जी हाँ, रसिया का भी एक गुट था जिसे हम वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो रूस ने भी एक पैक्ट साइन करवाया आसपास के देशों को मिला के, जिसे हम वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये पैक्ट अस्तित्व में आया 1955 में। दोनों के बीच जो कोल्ड वार था साथियों, वो कई बार युद्ध के दहलीज पे पहुंच गया, लेकिन हालांकि युद्ध हुआ नहीं। इसमें कोरियाई युद्ध संकट, बर्लिन की दीवार का निर्माण जब 1961 में हो रहा था, तब लग रहा था कि अब युद्ध हो सकता है रूस, सोवियत संघ और USA के बीच में।
क्यूबा मिसाइल संकट की अगर मैं बात करूं, वियतनाम युद्ध 1975 में और अफगानिस्तान संकट, इन सभी युद्धों में सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आए। लेकिन फाइनली हम ये पाते हैं कि 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और 15 छोटे छोटे टुकड़ों में सोवियत संघ विभाजित हो जाता है और वार्सा पैक्ट भी सोवियत संघ का पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इस तरीके से दुनिया में मात्र एक ही महाशक्ति बचती है जिसका नाम है यूएसए, यानी अमेरिका बचता है। लेकिन इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया, तो वार्सा पैक्ट जब खत्म हो गया तो नाटो को भी खत्म हो जाना चाहिए। आप कहेंगे जी सर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नाटो ने अपना विस्तार बंद नहीं किया, जबकि सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसमें मिखाइल गोर्बाचेव का भी बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि उनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसका रूस के बाद में नेताओं ने विरोध भी किया एक तरीके से। अभी आप जानते हैं कि खासकर पुतिन ने इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया कि उनका देश झुके अमेरिका के सामने। और जब नाटो ने अपना विस्तार बंद नहीं किया, वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया, तो उसके बाद जब पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने महाशक्ति बनाने की पुनः जोर दी रूस को, जो यूएसएसआर के टूटने के बाद सबसे बड़ा देश था। तो अब रूस ने अपने आप को महाशक्ति बनाने की प्रयास की, फिर से अपने आप को उस लिस्ट में खड़ा किया। क्यों खड़ा करने के पीछे नेटो का विस्तार था, क्योंकि नेटो विस्तार बंद नहीं कर रहा था, जबकि वार्सा जो पैक्ट था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, रसिया का विघटन हो गया था। ऐसे में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि जब यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश की तो रसिया ने उस पर हमला कर दिया। अब फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है, जो रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। तो क्या अब फिनलैंड और रूस के बीच युद्ध हो सकता है, या अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने सीधे टकरा सकते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया कि कई ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका और रूस आमने सामने हुए हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि कोरियाई संकट जो हुआ था, बर्लिन की दीवार के निर्माण के समय, क्यूबा मिसाइल संकट के समय, वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान संकट में, इन सभी में रूस और आप ये मान सकते हो तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने आए। और अब अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि फिनलैंड को एक तरीके से नेटो ज्वाइन करा के अपने आप को रूस के दरवाजे तक ला दिया है। ऐसे में अब रसिया के पास क्या ऑप्शन है? रसिया क्या अमेरिका से सीधे टकरा सकता है, या रसिया फिनलैंड से किसी दूसरे माध्यम से निपटेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर चुका है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या होता है ये समय ही बताएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने अगर DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।